मेरे 12th ऑर्गेनिक नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों राम राम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का 5th वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन आता है कि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है। फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, तो इसके लिए हमें 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि OH ग्रुप वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि अल्कोहल में OH ग्रुप वाला कार्बन sp3 है। sp3 कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये sp2 कार्बन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और फिनॉल अपना हाइड्रोजन आयन जल्दी दे देगा। दूसरा पॉइंट है फिनॉल में ऑक्सीजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में है। कंजुगेशन मीन सेपरेटेड बाय 1 बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस हो जाता है। जैसे लॉन पेयर इधर आ जाएगा, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो रेजोनेंस के कारण O पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा और आर्थो पैरा पे माइनस चार्ज आएगा। तो रेजोनेंस के कारण O पॉजिटिव हो गया, इससे वो इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा। ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण ये है कि जो फिनॉल का नेगेटिव आयन बनता है, जिसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, ये वाला फिनॉल का नेगेटिव आयन है जो फिनॉक्साइड आयन कहलाता है। ये फिनॉक्साइड आयन खुद भी रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबल है बजाय एल्कोक्साइड आयन के, तो इसीलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हुआ बजाय अल्कोहल के। ये 3rd रीजन है। 4th है कि फिनॉल में तो बेंजीन रिंग -I इफेक्ट शो कर रही है, जबकि अल्कोहल में R ग्रुप का +I इफेक्ट है। इसीलिए फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। फिनॉल का जो pK है वो 10 है और अल्कोहल का pK है 15.9। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और pKa होता है -log ऑफ Ka। जिसका Ka ज़्यादा है, pKa कम है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। Ka ज़्यादा हो, pKa कम हो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके हमने 4 रीजन दिए हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, इसके लिए हमने ये 4 पॉइंट्स आपको दिए। अगला पॉइंट जो हमें आज पढ़ना है वो है अल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर। अल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में R ग्रुप का +I इफेक्ट हो रहा है। +I मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट। तो R ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगी, तो ROH तो कम एसिड होगा वाटर की बजाय। अगला पॉइंट, अल्कोहल वीकर एसिड है, तो जो उसका कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस का मतलब होता है प्रोटॉन निकाल दो, एसिड में से प्रोटॉन निकाल दो तो कंजुगेट बेस बनता है। तो ROH का कंजुगेट बेस है RO- एल्कोक्साइड आयन, और वाटर का कंजुगेट बेस है OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन से स्ट्रॉन्गर बेस है, क्योंकि वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, वीक एसिड से जो कंजुगेट बेस बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है RO नेगेटिव। तो इसीलिए सोडियम मिथॉक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी OH आयन के साथ सोडियम लगा दो वो वीक होगा, और RO के साथ सोडियम लगा दो तो स्ट्रॉन्ग होगा। अब ROH से तो कंजुगेट बेस बनता है RO-, वाटर से बनता है OH-। एसिड और कंजुगेट बेस में 1 प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। एक ये पॉइंट काम का है कि अगर हम फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो फिनॉल की बजाय मेटा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है और मेटा वाले से पैरा और आर्थो वाले ज़्यादा एसिडिक हैं। क्यों? मेटा में NO2 का केवल -I इफेक्ट है, जबकि पैरा में -I भी है -M भी है। अब आर्थो में क्या है, -I ज़्यादा है क्योंकि NO2 पास में है। वैसे इन दोनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या जो pK वैल्यू है, वो दोनों की pK वैल्यू लगभग बराबर है। दोनों की pK वैल्यू लगभग बराबर है, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग बराबर है, पर मेटा से ज़्यादा है क्योंकि मेटा वाले में ओनली -I इफेक्ट है और इनमें -I यानी इंडक्टिव इफेक्ट और -M यानी मीजोमेरिक इफेक्ट है। जिनका Ka ज़्यादा है उनका pK कम होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल यानी OH और NO2 आर्थो पर है, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इन दोनों में से आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही मॉलिक्यूल में है, जबकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी इस मॉलिक्यूल में और इसके पास एक और मॉलिक्यूल होगा, उन दोनों में इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप देख लेना। हाइड्रोजन बॉन्ड के उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में तो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और पैरा में है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होगा। आर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होगा, या ये कहिए पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होगा, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और आर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल वाटर में कम सॉल्युबल है बजाय पैरा के, क्योंकि आर्थो नाइट्रोफिनॉल के जो OH वाली हाइड्रोजन है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में काम आ गई। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए फ्री नहीं है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में OH ग्रुप जो पॉलर है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल तो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल वाटर में कम सॉल्युबल है। ये भी क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी फिनॉल जो है ये, इसमें 2 पर भी NO2 लगा लो, 4 पर भी NO2 लगा लो, इस 6 पर भी, मतलब 2, 4, 6 तीनों पे NO2 लगा लो, यानी दोनों आर्थो और एक पैरा पे 3 NO2 लगा लो, तब ये बनेगा पिक्रिक एसिड। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसमें 3 NO2 का -I इफेक्ट भी लग रहा है, -M इफेक्ट भी लग रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पिक्रिक एसिड माना जाता है। अगला पॉइंट है कि अगर हम फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब मिथाइल ग्रुप जिसका +I इफेक्ट है वो लगा दें, तो +I इफेक्ट वाले ग्रुप लगा देंगे तो क्या होगा, एसिड की स्ट्रेंथ घटेगी। और मिथाइल ग्रुप यदि आर्थो पैरा पे होगा तो +I भी लग रहा है, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, जो तुम 11th क्लास में पढ़ चुके हो। नहीं तो मेरे 11th क्लास वाले वीडियो देख लेना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या सम बेसिक कंसेप्ट से जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं और होंगे, आप उन्हें देख लेना। फिलहाल आप ये याद रख लो कि फिनॉल में अगर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये क्रम होगा। मेटा वाले में तो केवल मिथाइल ग्रुप का +I इफेक्ट है, जबकि पैरा और आर्थो में +I भी है, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है। आर्थो वाले में +I ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे कम एसिडिक हुआ, उससे ज़्यादा पैरा वाला हुआ, उससे ज़्यादा मेटा वाला हुआ, उससे ज़्यादा फिनॉल है। ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है जिसको हमने पिक्रिक एसिड कहा। इसका OH ग्रुप की जगह NH2 लगाएं तो हम इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन, लेकिन वैसे इसका नाम है पिक्रामाइड। क्यों? क्योंकि पिक्रिक एसिड ये वाला है
इसके OH की जगह NH2 लगाने से जो बना है। जब भी हम एसिड के OH की जगह NH2 लगाते हैं तो एक एसिड हटकर अमाइड आ जाता है, एक एसिड हटकर क्या आ जाता है, अमाइड। तो इसमें पिक्रिक एसिड का एक एसिड हटा के अमाइड लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि इसमें को हम पिक्रामाइड क्यों कहते हैं जबकि इसमें अमाइड ग्रुप है ही नहीं। तो ये वाला पिक्रिक एसिड है, OH की जगह NH2 लगाने से ये कंपाउंड बना है, इसलिए इसको हमने पिक्रामाइड कहा है। तो इसके लिए आप मेरे केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर वाली वीडियो भी देख लेना। एक रिएक्शन हम ये बता रहे हैं कि या तो अल्कोहल हो या फिनॉल हो, सेम रिएक्शन है दोनों में। अल्कोहल की भी यही रिएक्शन बनेगी, फिनॉल की भी। बस ROH अल्कोहल हो जाएगा, AROH फिनॉल हो जाएगा। AR मतलब बेंजीन रिंग। तो आप मैंने जैसे ये अल्कोहल ऑब्लिक फिनॉल लिखा है तो तुम एक बार अल्कोहल के साथ ये पांचों रिएक्शन पढ़ना, एक बार फिनॉल के साथ ये पांचों रिएक्शन करना, तो आपकी 10 रिएक्शन काउंट होंगी। तो अल्कोहल के साथ भी इनकी रिएक्शन करा रहे हैं और फिनॉल के साथ भी सेम होंगी। जैसे मैंने अल्कोहल वाला प्रोडक्ट लिखा है उसी तरह फिनॉल वाला भी प्रोडक्ट लिख देना। होगा क्या, अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बाहर निकलेगा। ध्यान देना, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का तो OH और अल्कोहल का H निकलता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफैटिक भी ले सकते हो, एरोमेटिक भी ले सकते हो। इसी तरह यहाँ एनहाइड्राइड लिया है, ये एलिफैटिक भी ले सकते हो, एरोमेटिक भी ले सकते हो। यानी इसकी रिएक्शन भी 4 हो जाएंगी, 2 अल्कोहल के साथ, 2 फिनॉल के साथ, और एक बार एलिफैटिक एनहाइड्राइड, एक बार एरोमेटिक एनहाइड्राइड। इसी तरह एसिटिल क्लोराइड के साथ भी अल्कोहल की भी होगी, फिनॉल की भी होगी। बेंजोइल क्लोराइड की अल्कोहल की भी साथ भी होगी, फिनॉल के साथ भी होगी। इनको अच्छी तरह समझ लो। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से तो OH हटेगा और अल्कोहल या फिनॉल में से H हटेगा। तो आप क्या लिखोगे, RCO तो यहाँ लिखना और इस OH की जगह OR- लिखना। अगर आपने उल्टा लिख दिया, R-O पहले लिख दिया फिर COR बाद में, तो आपको नाम बनाने में दिक्कत आएगी और नाम गलत बन सकता है। तो RCO लिखो, फिर इस OH को हटा के OR- लगा दो या O बेंजीन रिंग लगा दो, तो ये एस्टर बना। एस्टर के नोमेनक्लेचर में O से जुड़ा ग्रुप पहले लिखते हैं और बचे हुए को एसिड का डेरिवेटिव मानते हैं। तो ये आप एस्टर का नोमेनक्लेचर का एक हम अलग वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, उस एस्टर का नोमेनक्लेचर आप उसमें से देखना। अब ये बेंजोइक एसिड है, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये OH हटेगा, OR- आ जाएगा या OAR आ जाएगा बेंजोइक एसिड से। तो इसका नाम क्या बनाओगे, इसको तो पहले अल्काइल बोलना फिर बेंजोएट होगा। अगर यहाँ R की जगह मिथाइल होता तो ये अल्काइल बोल के एसीटेट हो जाता है। तो आपको नाम ध्यान से बनाना है एस्टर का, और पहले इसको लिखना है फिर OH हटा के OR- या O बेंजीन लिखना है। इन रिएक्शंस में चूंकि पानी बन रहा है तो आप कंसनट्रेट H2SO4 लेना, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और कंसनट्रेट H2SO4 पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएं, एसिटिक एनहाइड्राइड से, तब क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड को आप खोल के लिख लो, CH3CO CO CH3। तो COO के पास से बॉन्ड तोड़ दो, तो RCO के साथ तो OR- लगा दो और जो RCOO है उसके साथ H लगा दो। यानी RCOO के साथ इसका H लगा लो अल्कोहल का, और RCO के साथ OR- लगा लो, तो ये 2 कंपाउंड बनेंगे। एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे तो यहाँ का Cl हटा दो और अल्कोहल में से H हटा दो, तो Cl हटा के आप OR- लगा लो, तो ये तो एस्टर बन गया। और इस रिएक्शन में हमने क्या किया, अल्कोहल का या फिनॉल का H हटा के COCH3 ग्रुप लगाया है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिटिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिटिलेशन। और अगर अल्कोहल या फिनॉल की इससे रिएक्शन करें बेंजोइल क्लोराइड से, तो बेंजोइल क्लोराइड का Cl हटा दो, OR- लगा दो,
क्योंकि Cl को H के साथ मिला दो और इसमें OAr लगा देना और H के साथ Cl लगा देना। जिन रिएक्शंस में HCl निकल रहा है ना, उनमें तो पिरिडीन लेना ताकि वो HCl को न्यूट्रलाइज कर दे और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाए। अच्छा, अल्कोहल या फिनॉल का जो H है उसकी जगह COCH3 आया, तब तो हमने नाम दिया एसिटिलेशन। जब COC6H5 आएगा तो उसको नाम देते हैं बेंजोइलेशन या शॉर्टन बॉउमान रिएक्शन। बेंजोइलेशन या शॉर्टन बॉउमान रिएक्शन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमने आपको नेम रिएक्शन में भी दे दी है। नेम रिएक्शंस के हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं अभी तक, उनमें सारी बुक की नेम रिएक्शंस आई हुई हैं, तो उनमें ये शॉर्टन बॉउमान रिएक्शन भी है। ये सैलिसिलिक एसिड है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 1 नंबर इसको देंगे। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। इसकी यदि हम एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो फिनॉल का तो H हटेगा और इसका Cl हटेगा। ध्यान देना, फिनॉल का H हटेगा और एसिटिल क्लोराइड का Cl हटेगा। उससे क्या होगा, H की जगह COCH3 आ जाएगा। इसको बोलते हैं 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि एसिटॉक्सी ग्रुप है, एसिटिल और ऑक्सी, एसिटिल ऑक्सी ये 2 ग्रुप है, इसलिए इसका नाम है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या एस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये एस्प्रिन पेन किलर भी है, एंटीपायरेटिक यानी बुखार कम करने के लिए भी है और ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए भी यूज की जाती है। आपको ध्यान होगा, हार्ट पेशेंट इस एस्प्रिन टैबलेट को लेते हैं जिससे ब्लड क्लॉटिंग ना हो, नसों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है एस्प्रिन। पेन किलर भी है, बुखार कम करने के लिए भी यूज किया जाता है और ये सिर दर्द हो या कहीं भी दर्द हो बॉडी में तो आप एस्प्रिन ले सकते हो। तो ये एस्प्रिन दवाई है, मेडिसिन है। ये पेन किलर के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के रूप में यूज होती है और हमेशा एस्प्रिन डॉक्टर की सलाह से ली जाती है। इसकी डोज फिक्स होती है, इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह के हमें एस्प्रिन या कोई भी टैबलेट यूज नहीं करनी चाहिए। और ये एस्प्रिन का एग्ज़ाम में IUPAC नियम आता है, तो आप लिखोगे 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, बोर्ड में और नीट JEE में। तो ये हमने आप आज 5वां वीडियो शेयर किया है। आगे हम अभी और वीडियो भी शेयर करेंगे, फिर हर चैप्टर का हम एक शॉर्ट भी आपको शेयर करेंगे। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोज देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और आगे के वीडियो देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़िए, मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये आपको थोड़े दिनों बाद बहुत आसान लगेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।